and Jai Hind student. Let's begin important topic import trade. Import हाँ विदेशों से गुड्स खरीदना अपने देश में कंजम्पशन के लिए, इसे कहते हैं हम इंपोर्ट। और आपको तो पता ही है इंडिया ढेर सारे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कैपिटलिस्ट गुड्स और सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रही है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। हाँ, क्योंकि आपको पता ही है हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं, प्रोसीजर जानेंगे आज। और ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले इंपोर्ट मींस परचेजिंग, ये तो क्लियर है। अब ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस। तो कोई भी ऐसा देश नहीं है अब दुनिया में जो अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है, नहीं नहीं नहीं। और या तो चीजें आपके देश में बन रही हैं, कंट्री में बन पा रही हैं, बट कम कॉस्ट में नहीं बन पा रही है। तो एक फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। इसका मतलब है कि हम अपना कॉस्ट ऑफ मेकिंग द गुड्स कंपेयर कर रहे हैं दूसरे देशों से, और जिस चीज में हम अच्छे हैं उसको हम बना रहे हैं, और जिस चीज के प्रोडक्शन का कॉस्ट हमारे देश में ज्यादा है हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर। गॉट इट? तो ये थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट यही बताती है कि जिस चीज में आपकी मेकिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा हो उसको आप मत बनाइए, बल्कि अपने रिसोर्सेस को उस कामों में लगाइए, अपने रॉ मटेरियल्स को वहां लगाइए जहां से आप कम से कम कीमत में गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियों को क्या चाहिए? इंडस्ट्रियों को चाहिए रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियों को चलाने के लिए चाहिए टेक्नोलॉजी, और इंपोर्ट से यह दोनों आसानी से उपलब्ध है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ढेर सारे नए प्रोडक्ट्स बना रहा है, और जिसके लिए रॉ मटेरियल वो नियर बाय कंट्रीज से आउटसोर्स कर रहा है। नेक्स्ट है टू मीट द कंज्यूमर डिमांड्स। अब आजकल तो जानते हैं कंज्यूमर इज किंग। हर इकोनॉमी चाहती है अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, और कंज्यूमर्स को वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स देने के लिए इंपोर्ट तो करना ही पड़ता है। आईफोन का एग्जांपल ले लो, टेस्ला की गाड़ी ले लो, इंपोर्ट करनी पड़ती है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए आज दुनिया बेटर और बेटर प्रोडक्ट्स के लिए आगे बढ़ रही है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है, फिर से क्या करना पड़ेगा? वर्ल्ड स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। हाँ, जो हमारे देश में नहीं बन रहे हैं वो हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। फिर आता है टू ओवरकम फेमाइन। कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं जहां हम इंपोर्ट करते हैं कोई नेचुरल डिजास्टर को ओवरकम करने के लिए। आपको पता होना चाहिए रिसेंटली तुर्की में एक बहुत बड़ा, एक 80 सालों में सबसे बड़ा और भयानक अर्थक्वेक आया। अभी रिसेंट घटना है ये, और पूरी दुनिया ने यस तुर्की को मदद करने की सोची, इंडिया भी है। तो जब आपके देश में कोई बड़ा ऐसी आपदा आ जाए तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके देश में फेमाइन आ जाए, फेमाइन मतलब होता है सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, जब देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होते हैं तो पॉपुलेशन को मरने तो नहीं दे सकते, इंपोर्ट कर लेंगे। और देश की सुरक्षा के लिए, देश की डिफेंस के लिए, आर्मी एयरफोर्स के लिए उनको गन्स, वेपन्स और मॉडर्न आर्टिलरीज चाहिए, तो इंपोर्ट कर लेंगे। वैसे मैं बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इंपोर्ट को धीरे धीरे कम करती जा रही है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में। इंडिया को डिफेंस सेक्टर में वह सेल्फ सफिशिएंट बनाने जा रही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, भारत में डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाओ। सच में बहुत तेजी से सरकार क्या कर रही है, इंपोर्ट्स स्पेशली ऑफ द डिफेंस गुड्स खत्म कर रही है। जो आर्मी के जैकेट्स हैं, आर्मी के गन्स हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, इवन एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, सब भारत में बन रहे हैं। चलिए इंपोर्ट के प्रोसीजर की बात करते हैं। जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो इसका प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा हर देश में अलग हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया के। इंडिया में अगर इंपोर्टेड करना हो, हाँ तुमको अगर इंपोर्ट करना हो तो तुम कैसे करोगे? पहला स्टेज होगा इंपोर्ट लाइसेंस लेना। क्या हर एक को लाइसेंस लेना है? नहीं नहीं नहीं, अभी समझना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नियम निकालती है जिसको कहते हैं ओपन जनरल लाइसेंस। इसमें सबको परमिशन होती है। एक लिस्ट गवर्नमेंट बनाती है, नाम है OGL लिस्ट। इस लिस्ट में जो जो आर्टिकल्स लिखे हैं उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। समझ गए ना? और जो आइटम इस लिस्ट में नहीं है उनके लिए तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। गॉट इट? ओपन जर्नल लाइसेंस।
लिस्ट में अगर नाम नहीं है उस वस्तु का, लेट्स से आपको मंगवाना है कैमरास, आपको कैमरेज मंगवाने हैं, इंडिया में इंपोर्ट करने हैं, और OGL की लिस्ट में, ओपन जनरल लाइसेंस की लिस्ट में कैमरा का नाम है, कैमरेज हैं उसके अंदर, तो आपको अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बट चलिए, तो इसके अलावा गुड्स के लिए जो OGL लिस्ट में नहीं है उनके लिए आपको स्पेसिफिक लाइसेंस लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो भी इंपोर्ट करना चाहता है उसे एक एप्लीकेशन देना पड़ता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लाइसेंस अथॉरिटी को लाइसेंस लेने के लिए। याद रखिए, एक और चीज है, लाइसेंस लेना है तो आपको भी तो कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी अपने बारे में। इंपोर्ट करने से पहले आपको इंपोर्ट लाइसेंस की फीस का सर्टिफिकेट कि मैंने लाइसेंस फी पे कर दी है, आपके टैक्स का वेरिफिकेशन कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, और कितने वैल्यू का आप गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं। हाँ, आपने अगर किया है तो, पुराना हो तो वैल्यू देना पड़ेगा। क्या होगा ये सब, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जाके लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज देखेगी कि आपका एप्लीकेशन सही है, आपने सारी जानकारी सही दी है, आपको लाइसेंस। हाँ, जब एक बार लाइसेंस मिल गया, अब आप क्या करेंगे, लाइसेंस का डुप्लीकेट करवाएंगे, मतलब लाइसेंस की कॉपीज बनवाएंगे, इंपोर्ट लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपीज। ये क्या होगी, पहली कॉपी चली जाएगी कस्टम अथॉरिटीज को, हाँ क्योंकि सारा चीज कस्टम्स के थ्रू देश के अंदर आता है, याद है ना, और दूसरा कॉपी जाएगा रिजर्व बैंक के थ्रू, क्योंकि सारा जब इंपोर्ट होगा तो फॉरेन मुद्रा में, हाँ विदेशी मुद्रा में इंपोर्ट होगा, उस देश की करेंसी में इंपोर्ट होगा, इसीलिए इन दोनों को कॉपीज जाए। याद रखिएगा, जिन चीजों के लिए इंपोर्ट लाइसेंस नहीं चाहिए, हाँ वहां पर क्या होगा, उसे ये लाइसेंसिंग वाला प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, ये लाइसेंस लेने वाला स्टेप्स नहीं लेना पड़ेगा। और उस केस में जिनमें लाइसेंस नहीं लेना है उनको बस एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लेना है, हाँ IEC कोड लेना है। किससे लेना है, अगेन अथॉरिटी तो वही है, लाइसेंस अथॉरिटी। आपको याद होना चाहिए, लाइसेंस अथॉरिटी एक प्रोविजनल ऑफिस है गवर्नमेंट का। स्टेज नंबर 2, मान लिया कि आपको लाइसेंस मिल गया है, अब आप करेंगे इंक्वायरी। इंक्वायरी में क्या करते हैं, मैं इंपोर्टर हूं, मैं इंडिया हूं, मुझे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं, तो मैं इंक्वायरी करूंगा। इंपोर्टर इंक्वायरी करेगा, पता लगाएगा कि कौन कौन उसे वह प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है। इसमें वह इंपोर्टर से एक्सपोर्टर से पता लगा सकता है कि वो क्या स्पेसिफिकली गुड्स या साइज या कितनी क्वांटिटी में दे सकता है, किस प्राइस में दे सकता है, किस कीमत में, शिपमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, पेमेंट की टर्म्स एंड, ये सब कुछ क्या कर सकते हैं हम, इंक्वायर कर सकते हैं। इंक्वायर मतलब पूछताछ कर सकते हैं, किससे, जो इंटेंडिंग एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट करना चाहता है। एक्सपोर्टर बदले में क्या भेजता है हमारी इंक्वायरी के, वो हमें भेजता है कोटेशन या प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ये एक से नहीं मंगवाएंगे, बहुत सारे सप्लायर से मंगवा लेंगे, क्योंकि देखेंगे भाई कौन सबसे सस्ता कोटेशन भेज रहा है, हमारे मर्जी का प्रोडक्ट होना चाहिए, हमारे मर्जी के टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। उसको क्या करेंगे हम, जब हमारे मर्जी का मिल जाएगा उसे हम क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। समझ गया ना, तो पहले क्या आएगा मेरे पास, वहां से, मैं इंपोर्टर हूं याद रखना, हम लोग इंपोर्टर हैं यहां पर, तो हम मंगवाएंगे वहां से कोटेशन, ठीक। अब इसके साथ साथ क्या करना है हमें, थर्ड स्टेज में पैसों का इंतजाम करना है, और फॉरेन, क्योंकि जिस भी देश से मंगवाएंगे उसको अपने देश की करेंसी चाहिए होती। अगर आप चाइना से मंगवा रहे हैं तो चाइना वाले कहेंगे भैया युआन लाओ, और ज़्यादातर आजकल मैंने कहा डॉलर तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, उस देश की करेंसी या म्यूचुअली एग्रीड करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज करना है। तो इसके लिए हमको आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है, नाम है एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये हमें क्या करता है, इंडियन करेंसी के बदले फॉरेन करेंसी दे देता है। याद रखिएगा, हाथ में नहीं देगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और ये काम कौन करेगी, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आपके बदले करे। समझ गए, तो आरबीआई से परमिशन लेना है, आरबीआई आपके अकाउंट्स को जांचेगी, चेक करेगी, फिर आपके ट्रांजैक्शंस के बदले आपको पैसा दे देगी। चौथा स्टेप, आप अब ऑर्डर दे सकते हैं। आपके पास पैसे आ चुके हैं, विदेशी मुद्रा आ चुकी है, अब आप ऑर्डर प्लेस करिए, चाहे स्वयं ऑर्डर दे दीजिए, इंडेंट जिसे हम कहते हैं, और या तो इंडेंट हाउस के थ्रू, एक ब्रोकर के थ्रू दे दीजिए, मिडिल मैन के थ्रू दे दीजिए। ये लोग एक्सपर्ट होते हैं,
और वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपने मंगवाए थे इंक्वायरी के दौरान वो सब उसके अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। तारी सारी जाते हैं ऑर्डर के अंदर लिखी रहे क्लियर कट, सप्लायर को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या करना है कि आप सप्लायर तुरंत सामान दे देगा हमें, क्या एक्सपोर्टर तुरंत सामान भेज देगा हमें? जवाब है नहीं। कहेगा ना 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 ना, हमसे मांगेगा, कहेगा कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट दीजिए, कि आप गारंटी लीजिए कि आप पेमेंट देंगे। तो हम अपनी बैंक को कहेंगे, इंपोर्टर अपनी बैंक को कहेगा कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के दो एक्सपोर्टर की बैंक को। लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह की गारंटी होती है जिसमें एक्सपोर्टर को अब टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मेरी बैंक जब गारंटी लेगी तो उसको पैसा तो कंफर्म मिलेगा। मैं भाग सकता हूं, इंपोर्टर जा सकता है, भाग सकता है, इंपोर्टर की बैंक नहीं। तो इसीलिए बैंक गारंटी लेगी, उसकी बैंक को देगी। गॉट इट? तो लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स से मंगवा लेंगे, क्योंकि जो इंपोर्टर है मुझे क्या करेगा, सामान अपलोड करके शिप में चढ़ा करके मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देगा। उसे कहते हैं हम एडवाइस नोट। क्या वर्ड है? एडवाइस नोट। एडवाइस नोट हमें वो रिटर्न में भेजेगा जिसमें वो सारी जानकारी होगी गुड्स की डिलीवरी के बारे में, कि गुड्स कहाँ, किस इंपोर्टर की कौन सी कंट्री में आ रहे हैं, शिप के कौन से पोर्ट में आ रहे हैं, और शिप का कैप्टन कौन है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, जो कस्टम से क्लियर कराने के लिए, वो सब कुछ आ जाएगा। और इंपोर्टर को क्या करना होता है? कस्टम अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होता है, कस्टम वालों को बताना होता है कि मेरे फला फला गुड्स पर्टिकुलर डेट में इस पोर्ट में आने वाले हैं, इस शिप से आने वाले हैं। तभी तो कस्टम वाले जानेंगे कि मेरा सामान आ रहा है। फिर अब सारा काम हम ही करेंगे, तो इंपोर्टर को अगर सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, इंपोर्ट करवा लेना पड़ेगा सारा काम, तो वो और काम नहीं कर पाएगा। बहुत टाइडियस काम है, बहुत सारे इसमें फाइल्स पेपर वर्क करना होता है। और मैं, जरूरी नहीं है इंपोर्टर क्या हो, पोर्ट टाउन में रहता हो जहाँ पे शिप्स आकर रुकती हैं। तो इसीलिए काम कौन करता है? एक क्लियरिंग एजेंट करता है। इंपोर्टर अपना ये सारा जिम्मेदारी एक क्लियरिंग एजेंट नाम के व्यक्ति को दे देता है। क्लियरिंग एजेंट जैसे कि एक्सपर्ट होता है, एक मिडिलमैन होता है जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पर ले लेता है और डिलीवरी ऑफ द गुड्स लेकर के डिस्पैच कर देता है। ठीक, तो अब सारी फॉर्मेलिटीज कौन करने वाला है? क्लियरिंग एजेंट। क्योंकि क्लियरिंग एजेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स किसने दे दिए हैं? इंपोर्टर ने। मैं हूं इंपोर्टर, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आके क्लियरिंग एजेंट को दे दिए कि तू मेरे लिए मंगवा ले। ठीक, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम मेरे लिए सारे मंगवा लो सामान। हाँ भाई, मैं यहां पर हूं, वाराणसी में हूं, और सामान तो लखनऊ कोलकाता में आया है, शिप में आने वाला है, ठीक है ना। तो वो शिप से लेके मेरे पास भिजवाएगा। क्या करेगा? सबसे पहले एंडोर्समेंट ले लेगा, अर्थात डिलीवरी का सारा परमिशन अपने ऊपर ले लेगा। इसके लिए क्या देगा वो? बिल ऑफ लीडिंग। याद रखिएगा, बिल ऑफ लीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट है गुड्स के अफ्रेटमेंट का, डॉक्यूमेंट है कि शिप के पास गुड्स हमारा है, ठीक है ना। तो बिल ऑफ लीडिंग से ही शिप सामान देगी। और क्या करना पड़ेगा उसको? डॉक के चार्जेस देने पड़ेंगे। डॉक, जहां शिप आके रुकती है उसको डॉक बोलते हैं ना। तो वहां पर बिल ऑफ लीडिंग की कॉपी और शिपिंग ड्यूज की कॉपी जमा करनी पड़ेगी, अर्थात शिप के चार्जेस की कॉपी जमा करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपको परमिशन मिल जाएगी डॉक चार्जेस देने। जब हम डॉक चार्जेस पे कर देंगे, अर्थात क्लियरिंग एजेंट पे कर देगा, तो उसे एक कॉपी मिलेगी, नाम होगा कि डॉक ट्रस्ट पे कर दिया आपने। अब उसे बनाना है एक वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ध्यान से देखिएगा इसको, बिल ऑफ एंट्री। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल ऑफ एंट्री। एंट्री मतलब देश के अंदर सामान आ रहा है, ठीक है ना। तो अब वो क्या करेगा? बिल ऑफ एंट्री में पूरा इंफॉर्मेशन देगा, लिखेगा इंपोर्टर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, शिप का नाम क्या है, पूरी जानकारी, पैकेज के नाम जानकारी, इवन इंपोर्ट लाइसेंस नंबर, वो सारा इंफॉर्मेशन जो इंपोर्ट के समय उसको मिला था, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड दी इंपोर्ट लिख देगा। बिल ऑफ एंट्री में 3 कलर्स होते हैं। एक होता है ब्लैक कलर का फॉर्म, 3 कलर फॉर्म होते हैं। ये उनके लिए है जिनके पास ड्यूटी फ्री गुड्स हैं, अर्थात जिनमें ड्यूटी नहीं भरनी होती, वो ब्लैक कलर के ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री का फॉर्म भरेंगे। अगर ब्लू कलर का फॉर्म होगा तो ये वो गुड्स होंगे जो इंपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि ये गुड्स हमारे देश के अंदर ही बेचे जाएंगे, मतलब मैं इसको अपने देश में ही बेचूंगा। और तीसरा है वॉयलेट कलर का फॉर्म। ये वॉयलेट कलर ऑफ बिल ऑफ एंट्री तब बनाएंगे अगर हम इस गुड्स को क्या करने वाले हैं? किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने वाले, री एक्सपोर्ट करने वाले। समझ गए? क्लियरिंग एजेंट क्या करता है? क्लियरिंग एजेंट अगर क्लियर नहीं होता है कि एग्जैक्ट और फुल डिटेल गुड्स क्या है, तो वो
एक स्टेटमेंट बनाता है नाम ऑफ बिल ऑफ साइट, जिसमें उसको क्लियर नहीं है कि कितना, यस बिल ऑफ एंट्री नहीं, बिल ऑफ साइट। बिल ऑफ साइट तब बनाएगा इफ ही डज नॉट नो द नेचर ऑफ द गुड्स, है ना, द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, तो वो बनाएगा। ठीक है। और कस्टम अथॉरिटीज भी क्या करेंगी, सारी जानकारी अराइवल के समय ही डिसाइड करेंगे, उसका चार्जेस उस समय डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या करना होता है, कस्टम क्लियरेंस कराना होता है। कस्टम डिपार्टमेंट पोर्ट एरियाज में होते हैं जिनका परमिशन के बिना आप इंपोर्ट गुड नहीं करा सकते। कस्टम क्लियरेंस करा लेंगे बिल ऑफ एंट्री जमा करने के साथ साथ। उसके बाद गेटिंग डिलीवरी फ्रॉम द डॉक। डॉक वो एरिया है जहां पर शिप से सामान उतर के रखाए गए, है ना, शिप के सामान जहां डॉक में रखे गए होते हैं, वहां पे क्या करेंगे, डॉक ट्रस्ट के ड्यूज की रिसिप्ट, बिल ऑफ एंट्री की कॉपी और बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी, ये तीनों दिखा करके डॉक से सामान निकाल देंगे। इन केस अगर डॉक एक बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा हुआ है, ये बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब वहाँ सारा सामान पड़ा रहता है और जितने जितने का हम क्या करेंगे, कस्टम ड्यूटी देंगे, उतने का ही सामान। और फिर क्या करेगा, इसको डिस्पैच कर देगा सामान को, क्लियरिंग एजेंट डिस्पैच कर देगा इंपोर्टर। क्लियरिंग एजेंट अब इंपोर्टर के लिए सामान भेजेगा, हो सकता है रेलवे से भेजे, हो सकता है रोड से भेजे। रेलवे से भेजेगा तो आरआर मतलब रेलवे रिसिप्ट्स, और रोड से भेजेगा तो लॉरी या ट्रक जिसे हम बोलते हैं, उसकी रिसिप्ट भेज देगा। अब इसकी एडवाइस, इसकी कॉपी वो भेज देगा, साथ में अपने कमीशन, अपने खर्चे बता देगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए। कौन, क्लियरिंग एजेंट। भाई वो भी तो अपने कमीशन लेगा ना, ये रिसिप्ट की कॉपी है भेज देगा। यहाँ पर स्टेप नंबर 9 में क्या होगा, ये रेलवे के द्वारा या उस कैरियर सर्विस द्वारा इंपोर्टर गुड्स रिसीव कर लेगा। इंपोर्टर को अब गुड रिसीव करने के साथ साथ अब पेमेंट भी तो करनी है, वह गुड्स की पेमेंट करेगा। गुड्स की पेमेंट उधार भी हो सकती है, जिसमें वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने के बाद पेमेंट करेगा, और या तो डीपी दैट इज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, जिसे हम बिल ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ये बिल भी हो सकता है, या डीए भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो सकता है, एक्सेप्टेंस देने के साथ ही पेमेंट कर सकता है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ट्रेड, पैसा देते ही काम खत्म। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाया, एक बार ज़रा सारा नाम देख लेते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, इंपोर्ट लाइसेंस लगा, इंडेंट लगा, लेटर ऑफ क्रेडिट लगा, बिल ऑफ एक्सचेंज लगे, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ साइट। बिल ऑफ एंट्री जब आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे कि कौन कौन सा गुड्स आ रहा है, ड्यूटी फ्री है कि ड्यूटी वाला गुड्स है कि री एक्सपोर्ट वाला गुड है, तब लगाते हैं। और जब क्लियर ना हो कि गुड्स कौन सा है, इंपोर्ट ड्यूटी इसमें कितनी लगने वाली है, टाइप ऑफ क्या है, नेचर ऑफ गुड्स क्या है, तो बिल ऑफ साइट लगता था, जिसमें कस्टम अथॉरिटीज खुद डिसाइड करती थी गुड्स के आने के बाद, देखने के बाद। साइट मतलब देखना। पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज, मैंने कहा पोर्ट ट्रस्ट मतलब जहां पे डॉक चार्जेस लगते हैं, वहां पर पोर्ट चार्जेस लग करके आपको रिसिप्ट लेनी होती है। इंपोर्ट का एप्लीकेशन, एडवाइस नोट, बिल ऑफ लेडिंग एंड फाइनली इंश्योरेंस। This brings to the end of the chapter import trade. Final chapter finish. Bye from now.